नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ की खबर आप तक पहुंचाएंगे और शुरुआत सबसे पहले राजधानी रायपुर से करते हैं। रायपुर में बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां भूपेश कैबिनेट की आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। आरक्षण के मुद्दों को लेकर के यहां पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा सत्र को लेकर के भी यहां पर रणनीति बनेगी। बता दें कि नियमितीकरण को लेकर के भी यहां पर चर्चा हो सकती है। धान खरीदे के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। बड़ी खबर दे रहे हैं, बड़ी जानकारी रायपुर से सामने निकल कर आ रही है जहां भूपेश कैबिनेट की आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर के यहां पर चर्चा होगी, रणनीति बनाई जाएगी। नियमितीकरण को लेकर के भी यहां पर चर्चा हो सकती है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। भूपेश कैबिनेट की आज बड़ी बैठक बुलाई गई है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नेहा केशरवानी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा का रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। नेहा, भूपेश कैबिनेट की आज बड़ी बैठक बुलाई गई है, कितने बजे ये बैठक होगी? कौन कौन से बड़े वीआईपी पर्सनालिटीज इसमें शामिल होंगे? और देखिए, ये कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी और समस्त कैबिनेट मंत्रिमंडल यहाँ पर जो है उनकी मौजूदगी होगी। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। ये बैठक बहुत ही अहम मानी जा रही है। इसमें अगर मुद्दों की यदि हम बात करते हैं तो सबसे अहम मुद्दा होगा आदिवासी आरक्षण। आदिवासी आरक्षण को लेकर सरकार कुछ भी फैसला ले सकती है। आदिवासी आरक्षण के विषय में सरकार पूरी गंभीरता बरतते हुए जो है आने वाले समय में विशेष सत्र की भी तैयारी कर रही है। उस संबंध में यहाँ पर जो है वो फैसले लिए जाएंगे। और वहीं दूसरे अहम मुद्दों की यदि हम बात करते हैं तो नियमितीकरण को लेकर के भी सरकार फैसला ले सकती है। पूरे प्रदेश भर से 40,000 से भी अधिक कर्मचारी हैं जो नियमितीकरण की मांग को लेकर बीते दिनों सड़क पर उतर आए थे, तो उन पर भी जो है सरकार विचार कर रही है। तो उसको लेकर के भी आज यहाँ पर चर्चा होगी और कुछ अहम निर्णय इस पर लिए जा सकते हैं। तीसरे अहम मुद्दे की यदि हम बात करते हैं तो धान खरीदी का मुद्दा होगा। धान खरीदी की वास्तविक स्थिति अब तक क्या है? 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हुई थी, 1 महीने हो गए हैं। कई धान खरीदी केंद्रों में जो है वो कुछ शिकायतें भी प्राप्त हुई है। कहीं पर जो है किसानों को किसी तरह की असुविधाएं ना हो, इसको लेकर के भी सरकार जो है उसकी वास्तविक स्थिति का आज जो है वो समीक्षा बैठक के तौर पर करेगी। सभी जिलों से इसकी जो रिपोर्ट है वो मंगाई गई है। तो एक समीक्षा बैठक धान खरीदी केंद्र को लेकर के जो है वो होगा। वहीं अन्य मुद्दों की बात करते हैं तो आज के इस कैबिनेट में कई अहम मुद्दों पर निगाहें भी टिकी हुई है। विधवा महिलाएं जो है वो एकमात्र अनुकंपा नियुक्ति की मांग लेकर के लगातार जो है वो अनशन पर बैठी हुई हैं। उस पर भी जो है भूपेश कैबिनेट पर इस बैठक में जो है वो मुहर लग सकती है। इस तरीके की जानकारी सामने आई है। फिलहाल बैठक में निर्णय क्या लिए जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। और आदिवासी आरक्षण की यदि हम बात करते हैं तो इसके लिए विशेष जो जांच दल गठित की गई थी, जो अलग अलग जिलों में आदिवासी आरक्षण को लेकर के जांच करने के लिए पहुंची थी अलग अलग राज्यों में, उसकी भी समीक्षा आज इस बैठक में ली जाएगी। तो आज की बैठक में वो जो टीम जिन अलग अलग राज्यों का जांच करने के लिए पहुंची थी, आरक्षण के विषय के लिए लेकर जो पहुंची थी, तो वो जो टीम है उसकी भी जो है वो समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। उस आधार पे जो है अध्यादेश लाया जाए इस आरक्षण को लेकर के, उसकी यहाँ पर रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। तो फिलहाल पूरी तरह से आज का कैबिनेट बैठक में सबकी जो निगाहें हैं वो खास तौर से आदिवासी आरक्षण पर टिकी हुई है। 1 और 2 दिसंबर को सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है आदिवासी आरक्षण के मसले को लेकर के, तो उस पर ही जो है आज ये निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि क्या निर्णय लिए जाते हैं। जी ठीक है नेहा, बने रहिए, आगे भी लगातार जानकारियां आपसे लेते रहेंगे, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है रायपुर से, जहां आपको बता दें कि धान खरीदी में अनियमितता की 2 निलंबित यहां पर किए गए हैं। बता दें कि धान खरीदी केंद्र के अधिकारी और प्रभारी को यहां पर निलंबित किया गया है। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, रायपुर से सामने आ रही है। 4 के खिलाफ एफआईआर की गई थी और जांच के लिए आपको बता दें कि दल भी गठित किया गया था। जांगीर चांपा के धान खरीदी केंद्र कोरबी में अनियमितता का मामला सामने निकल कर आया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो रायपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट धान खरीदी में। और ज्यादा जानकारी के साथ आपको बता दें कि संवाददाता नेहा केशरवानी हमारे साथ बनी हुई है। एक बार फिर से नेहा का रुख करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नेहा, देखिए रायपुर से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है जहां बताया जा रहा है कि धान खरीदी में अनियमितता को लेकर के 2 लोगों को निलंबित यहां पर किया गया है। किस तरह से आगे इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है अब?
देखिए ये पूरा मामला जांजगीर चांपा जिले का है, जहां पर धान खरीदी केंद्र में अनियमितता पाए जाने पर अधिकारी और प्रभारी को निलंबित किया गया है। ये जो अधिकारी निलंबित हुआ है वो कृषि उपज अधिकारी हैं। उनको जो है यहाँ पर निलंबित किया गया है। उसी के अलावा इस अधिकारी का नाम है SK जोगी है, और उसी अलावा जो धान खरीदी केंद्र में जो प्रभारी होते हैं उनको भी जो है यहाँ पर वो निलंबित किया गया है, विकास सिंह। इन दोनों को निलंबित कर 4 पर FIR दर्ज हुआ है। इस तरीके का मामला सामने आया है कि ये जो फर्जी पंजीयन करा करके ये धान बेच रहे थे। जांच में इस तरीके की बातें भी सामने आई हैं कि ये जो किसान हैं वो यहाँ छत्तीसगढ़ के ना होकर के बाहर के थे और बाहर अपने धान को यहाँ पर जो है वो बेचने आए थे। तो फर्जी पंजीयन के आधार पर की शिकायत मिली थी, जिसके बाद से तुरंत ही इस पूरे मामले को लेकर के कलेक्टर ने जांच के भी आदेश दिए हैं कि आगे भी इस तरीके की कोई भी लापरवाही ना हो करके कलेक्टर ने जांच के आदेश भी दिए हैं यहाँ पर। तो पूरे छत्तीसगढ़ में अभी धान खरीदी शुरू हो गई है। सरकार ने तमाम अलग अलग जगहों में इस तरीके की कोई भी फर्जीवाड़ा या अनियमितता न पाए जाने के लिए जो है हर तरफ से जो है वो अलर्ट मोड पर है। पर फिलहाल इस तरीके का मामला जो जांजगीर जिले से सामने आया है उसको लेकर के अब पूरी गंभीरता के साथ कलेक्टर ने उस धान खरीदी केंद्र में जांच के आदेश दिए हैं। और फिलहाल वो जांजगीर जिले के जिस धान खरीदी केंद्र का ये मामला है वो ये पहला मामला सामने आया है। अभी तक इस तरीके की कोई शिकायतें जो है वो जांजगीर चांपा जिले से नहीं आ रही थी। तो ये अनियमितता के लिए बाद से ये 2 अधिकारियों को निलंबित कर 4 पर FIR दर्ज कर दिया गया है। जी ठीक है नेहा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। सीएम बघेल इन दिनों लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं और इसी के तहत उन्होंने राजनांदगांव में दूसरे दिन भी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के बाद सीएम ने पत्रकारों से भी बातचीत की। इस दौरान सीएम ने यह बताया कि छत्तीसगढ़ में कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उधर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने बताया कि कांग्रेस के सामने कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हर वर्ग को साथ लेकर चलती है। और इसी के साथ उन्होंने विपक्ष को भी आड़े हाथों लेते हुए रमन सिंह पर भी जमकर निशाना साधा। सारी योजनाओं के बारे में जानकारी उन्होंने दी और काफी उत्साहित हैं। चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो श्रमिक वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हों, सब लोगों ने योजनाओं के बारे में जानकारी दी, लाभ भी उठा रहे हैं और उसे खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। तो सड़कें खराब है, कुछ नई सड़क बनाने भी मांग आ रही थी और कुछ पुराने जो सड़कें हैं वो संधारण के चलने योग्य नहीं है, उसके बारे में तो पहले ही हम लोगों ने निर्देशित कर दिया है कि दिसंबर तक के इन सड़कों का संधारण करना है। नई सड़कें हैं उसके लिए मैंने आदेशित कर दिया है कि वो जल्दी से प्रारंभ करें ताकि उसका लाभ मिल सके। खबर रायपुर से है, जहां बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी की मीडिया सेल को नसीहत दी गई है। ओम माथुर ने शब्दों पर ध्यान देने की नसीहत दी है। राहुल गांधी कांग्रेस को भूल जाइए। ओम माथुर की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी आप कांग्रेस को भूल जाइए। सीएम बघेल और विधायकों को टारगेट करने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है। 2023 हमारे कब्जे में रहेगा। ओम माथुर की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2023 जो है अब वो हमारे कब्जे में रहेगा। हमको टारगेट विधानसभा करनी है। छोड़ दीजिए पार्टी का नाम, छोड़ दीजिए उसके बाद विधानसभा टारगेट करिए और वहां कम से कम एक दो दौरे भी करने पड़ेंगे आप लोगों को। अजय जामवाल जी सबकी टीम मीडिया की नीचे तक भी बनाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी भी समय समय पे कहेंगे। तो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाकर के भी उस विषय को रखना है तो रखना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ आप भूल जाइए कांग्रेस और राहुल, आप सिर्फ भूपेश बघेल को और विधायक को टारगेट करिए, बस एक लक्ष्य रखिए और उसमें आप क्या क्या निकाल सकते हो। हाँ, निकालने से पहले, विषय आने से पहले सीनियर लोगों से बैठ के चर्चा करना, बात करना, इस विषय में आया ऐसा बोले वो। तो राजनांदगांव दौरे से लौटे सीएम बघेल ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर पर तीखा हमला बोला और कहा कि ओम माथुर कंफ्यूज है, रोज बयान बदल रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं समझ नहीं पा रहे हैं। दिल्ली वालों से कुछ संभल नहीं पा रहा है और इसीलिए पहले हंटर चलाया और अब कान खींचने की बात कह रहे हैं।
रोज़ बयान बदल रहे हैं। पहला बयान कि चुनौती नहीं है, दूसरे दिन कहते हैं कि मंत्रिमंडल और विधायकों को टारगेट करना है, युद्ध। आज जो बयान पढ़ा है तो युद्ध स्तर पर लड़ाई करना है। तो इसका मतलब ये है कि ओम माथुर कंफ्यूज्ड हो गए, उसको क्या करना है क्या नहीं करना उसको समझ नहीं आ रहा है। रही बात राहुल जी की, तो बहुत ये लोग दुष्प्रचार किए थे राहुल जी के बारे में, लेकिन 7 सितंबर से जब पद यात्रा किए हैं तब से लेके आज तक के जिस प्रकार से लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, महिला हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, सबसे वो मुलाकात कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनसे बातचीत हो रही है। तो उसके बाद ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, वो सख्ते में है कि बोलें क्या। कान खींचने वाली बात, सीधी बात ये है कि वो हंटर चलाने से भी काम नहीं चला, अब कान खींचने की बात है। मतलब ये है कि जो उदंड हो जाते हैं बच्चे, जब बात नहीं मानते तब कान खींचा जाता है। तो ये या तो ये दिल्ली वालों से सध नहीं रहे, दिल्ली वाली कोई सुन नहीं रहे, या उनसे कुछ संभल नहीं रहा है, तभी इस प्रकार से दंड देने की बात क्यों करते हैं। जब स्थिति संभलता नहीं तब दंड देने की बात करते हैं। खबर भानु प्रतापपुर से है, जहां बता दें कि शिवलाल पढ़ो ने कांग्रेस का हाथ थामा है। अंबेडकर राइटर पार्टी के प्रत्याशी थे। बता दें शिवलाल पढ़ो विधायक अनूप नाग गिरीश देवांगन ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। कांग्रेस पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर ये सदस्यता उन्होंने ली है उनकी तरफ से। तो सीएम बघेल की तरफ से बीजेपी नेताओं को उदंड कहे जाने पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया है और कहा है कि उदंड कौन है प्रदेश की जनता जानती है, और लौह खदानों के लिए उदंडता करने कौन आया है सबको पता है। ऐसा है, उद्दंड कौन है ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहीं के खदानों के मामले में उद्दंडता करने कौन आया था। काला धन यानी ब्लैक मनी, इस शब्द को सुनकर आपके जहन में नोटों के बंडल या तिजोरी में रखे खजाने की तस्वीर नजर आने स्वाभाविक है। बता दें कि काला धन जिसे कमाना तो आसान है, लेकिन कमाई को छिपा कर रख पाना इतना आसान नहीं है। काले धन के पीछे की कई काली कहानियां आपने सुनी होगी। ऐसी ही काली कमाई की एक और अनोखी कहानी यहाँ पर देखिए। इस कहानी के किरदारों में सेठ भी है, चोर भी है और पुलिस भी है। देखिए। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है सख्ती जिले के एक व्यापारी के साथ हुई घटना पर। दरअसल सख्ती के हरेठी में इन दिनों इनकम टैक्स के छापे आए दिन पड़ रहे हैं। काले धन के धन कुबेर काली कमाई को सरकार की एजेंसियों की निगाहों से बचाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, और इस कोशिश में सख्ती के एक सेठ ने अपनी काली कमाई को सरकार से बचाने के लिए अपने एक नौकर के घर में छिपाकर रखने का प्लान बनाया। करोड़ों रुपए, सोना चांदी सब नौकर के घर छिपाकर सेठ ने इनकम टैक्स की नजर से अपनी काली कमाई को बचा लिया और सुकून की नींद सो रहा था। लेकिन उसे क्या मालूम था, जिस कमाई को छिपाकर वो बेफिक्र महसूस कर रहा है, उस कमाई पर किसी तीसरे की नजर पड़ चुकी है। 10 बजे चोरी वोरी का कुछ शिकायत आया था, तो उसी का जांच करने के लिए कुछ लोग आए थे। ऐसे गांव से सुनने में आ रहा है कि गायब हो गए हैं जिनके यहाँ चोरी हुआ है वो लोग, और कहाँ है इसका अभी तक जानकारी नहीं मिला है। अब आगे की कहानी सुनिए। जिस नौकर के घर पे कमाई दबा कर रखी थी, उसी नौकर के रिश्तेदार करोड़ों रुपयों पर हाथ साफ करके घर से गायब हो गया। जब खबर सेठ को लगी तो सेठ ने बिना देरी किए थाने जाकर पुलिस कांस्टेबल को पूरी घटना बताई। मामला काले धन से जुड़ा था, इसीलिए लिखित में शिकायत न करके गुप्त तरीके से कांस्टेबल को लालच देकर अपने काम पर लगा दिया। कांस्टेबल ने बिना अधिकारियों को सूचना दिए सेठ के गायब हुए करोड़ों रुपयों का पता लगाने के लिए काम पर लग गया। लेकिन खबर यह भी है कि करोड़ों रुपयों तक फिलहाल पुलिस और सरकारी एजेंसी नहीं पहुंच पाई हैं। इधर कांस्टेबल ने हरेठी के श्रीनाथ रुई भंडार दुकान में पहुंचकर सीसीटीवी खंगाले, तो दुकान के संचालक ने सीसीटीवी खंगालने से इनकार कर दिया।
जब कांस्टेबल ने दुकानदार पर दबाव बनाया तो दुकानदार ने मामले की शिकायत एसपी से कर दी और पुलिस के कई बड़े अधिकारियों पर आरोप लगा दिए। इसमें शक्ति थाना का भागवत श्रीवास आरक्षक है, उसके द्वारा भी वहाँ पे दुकान में सीसीटीवी फुटेज और हार्ड डिस्क मांग की गई थी और धमकी दिया गया करके उसने शिकायत किया है। साथ ही एसडीओपी शक्ति श्री तस्लीम के संबंध में भी उन्होंने शिकायत किया है कि उनके द्वारा झूठे केस में फंसा देंगे करके धमकी दिया गया है। इसका सबसे अच्छा तो प्रत्यक्षम किम प्रमाण वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, तो उसी को चेक कर लिया जाए कि किसको धमकी दिया हूँ मैं। और जहाँ तक धमकाने चमकाने की बात है तो ऐसा ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है और मेरे जानकारी में आया है कि इस टाइप की शिकायत वरिष्ठ कार्यालय में आई है, उसकी जांच हो रही है, वरिष्ठ कार्यालय इसकी जांच कर रही है। जिले के एसपी ने भी मामले से दूरी बनाए रखी जब मामला गरमाया और अब जांच एएसपी को सौंपी। फिलहाल इस कहानी से एक बात तो साफ हो गई है, इनकम टैक्स से लेकर जिले की पुलिस उन काले धन कुबेरों के गिरेबां तक पहुंच पाने में बौनी साबित हुई है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए सख्ती से रवि गोयल की रिपोर्ट। तो देखिए किस तरीके से इस काले कमाई को यहाँ पर छिपाया गया है, पुरजोर कोशिश की गई इस काले कमाई को, इस काले धन को सरकारी एजेंसियों की नज़र से इसे छिपाने के लिए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रवि गोयल हमारे साथ बने हुए हैं। रवि गोयल का रुख करते हैं। रवि, देखिए बड़ी ही अजीब कहानी यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है 3 लोग इसमें शामिल हैं और इस काली कमाई को छिपाने की पुरजोर कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जी बिल्कुल, ये शक्ति से जो है अभी पिछले मंगलवार को एक खबर निकलकर सामने आई थी कि जो शक्ति से लगे ग्राम हरेठी है वहां पर किसी कारोबारी ने जो है बड़ी संख्या में या कहे कि करोड़ों रुपए जो है वहां पर छिपा के रखे हुए थे। और ये जो रुपए थे उन्होंने जो आईटी की छापेमार कार्रवाई शक्ति में चली थी, इस दौरान अपने रिश्तेदार की मदद से वहां पर उसने छिपाए हुए थे। लेकिन जिस कर्मचारी के घर उसने ये रुपए छुपाए थे उसी के किसी रिश्तेदार ने इसमें सेंधमारी कर दी और करोड़ों रुपए वहां से जो है पार कर दिया था। सारा मामला मंगलवार को जो है सामने आया जब उस कारोबारी को पता चला कि उसके काले धन में से जो है सेंधमारी हो गई है। जिसके बाद क्योंकि मामला काले धन का था इसलिए पुलिस में भी सूचना नहीं दी जा सकती थी, इसलिए उसने जो वहां के शक्ति थाने के आरक्षक को जो है अपने पावर का या अपने पैसे का जो है धोस दिखाते हुए उसे जो है ठेका, इस मामले में पूरे ठेका दे दिया और कि उसका जो काला धन कैसे भी जो है वापस उस तक पहुंचाया जा सके। आरक्षक ने दिन रात इसमें जो है मेहनत की और जो है वहाँ दुकानदार है वहाँ गांव का, उसके यहाँ सीसीटीवी फुटेज खंगाला और जो आरोपी है उस तक देर रात तक वो आरक्षक पहुंच गया और जो काला धन चोरी हुआ था वो जो उस व्यापारी है उसको वापस कर दिया। पूरे मामले में पुलिस जो है पुलिस विभाग 3 दिन तक चुप्पी साधे रहा, कोई भी जानकारी ना मीडिया को दी ना किसी से साझा की। लेकिन इस मामले में नया मोड़ उस समय आया जब उस दुकानदार ने इसकी शिकायत एसपी से कर दी कि मेरे दुकान में जो आरक्षक है और जो 2 से 3 कारोबारी है वो जबरन मेरे दुकान में घुस गए और उसके दुकान से जो है सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। जबरन जो है दबाव डालकर उसके जो हार्ड डिस्क है उसको भी ले जाने की कोशिश की। इस पूरे मामले में शिकायत जो है उस दुकानदार ने एसपी से की, जिसके बाद इस सारे मामले में एक नया मोड़ ले लिया है। पुलिस के लिए जो है अभी शिकायत गले की हड्डी बन गई है। अब उसमें पुलिस ने जांच टीम बैठा दी है, एडिशनल एसपी को इसमें जांच अधिकारी बनाया गया है और एडिशनल एसपी इसमें जांच शुरू कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम में एक नई बात जो निकलकर सामने आई है कि जिस कर्मचारी के घर ये काला धन रखा हुआ था उस कर्मचारी के घर के जो 4 तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। खबर कोरबा से है, जहां बता दें कि यहाँ के पोंडी उपरोड़ा ब्लॉक के रानी अटारी स्थित SECL चिरमिरी का उपक्रम विजय वेस्ट भूमिगत खदान प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए आज विरोध किया गया। बता दें कि इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों की कई और मांगे थी। इस प्रदर्शन का नेतृत्व विधायक ने किया और उनका कहना है कि कोयला परिवहन बंद कराकर पंडो जनजाति के साथ स्थानीय ग्रामीण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। विधायक ने प्रबंधन को इस मामले में जमकर फटकार भी लगाई है। दरअसल सड़क से कोयला परिवहन करने से यहाँ की 18 किलोमीटर की सड़क जो है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
आज तक यहाँ के कोई विकास नहीं हुई से, सिर्फ धरती माता के कलेजा ले लेके पूरे सरकार जगह ले जाके बेचत है, मन एवं व्यापार करते हैं। एको ठे पंडोमल नौकरी में नहीं लगा इसे। ACCL के समस्त कर्मचारी मन ध्यान करें, आज तक तड़प के काला पानी पे पूरा खुजलियों के घाव होगी, तब बोले सरकार मन के कोई नजर नहीं दिखा दे। बस्तर में धान को समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है और इसके लिए किसानों ने अपना पंजीयन भी करवा लिया है, लेकिन अब पंजीयन में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जिस वजह से करीबन 3745 किसान के पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। दरअसल पंजीयन में मृत लोगों के नाम पर भी पंजीयन करवाया गया था। राजस्व विभाग ने 1 महीने पहले जांच की तो गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद यहां पंजीयन निरस्त किए गए। पूरे मामले को लेकर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के CEO SK जोशी ने कहा है कि किसानों का धान सरकार के जारी नियमों के तहत लिया जा रहा है। जिन किसानों ने धान बेचने में गड़बड़ी करने की कोशिश की थी, उनका पंजीयन निरस्त किया है। बस्तर संभाग में 3793 ऐसे किसान हैं जिनका पंजीयन निरस्त हुआ है। निरस्त होने का प्रमुख रूप से 2-3 कारण हैं। यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर निरस्त होता है। यदि उन्होंने पंजीयन तो करवाया लेकिन 3 वर्ष तक लगातार धान विक्रय नहीं किया, ऐसी स्थिति में भी निरस्त हो जाता है। बस्तर संभाग में कुल जो धान की खरीदी हुई है वो 5,60,124 क्विंटल की खरीदी हुई है। यूं तो छत्तीसगढ़ सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए तमाम प्रयास कर रही है, जिससे हमारे आसपास का वातावरण जो है वो साफ और स्वच्छ रहे। जिसके लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार की ओर से हर साल लाखों पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि गांव के दबंग ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। हर साल इसके चलते सरकार को लाखों का चूना लग रहा है। इस मामले पर यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रामेश्वर पुरी गोस्वामी ने मोर्चा खोलते हुए अनुविभागीय अधिकारी तखतपुर को शिकायत की है। शिकायत प्राप्त हुई है कि गवर्नमेंट लैंड छोटे झाड़ के जंगल में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और डामर प्लांट संचालित किया जा रहा है करके वस्तु स्थिति की जांच कराई जाएगी। पहले हमने आज भी उनको नोटिस जारी किया हुआ है, पहले जवाब प्राप्त करेंगे। इनके संतोषप्रद पाया जाएगा तो ठीक है, अन्यथा उसकी जांच करा लेंगे। यदि पाया जाता है कि भाई वो गवर्नमेंट लैंड है तो गवर्नमेंट लैंड को मुक्त कराने के हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे नियमानुसार। 2 वर्षों से वहाँ डामर प्लांट संचालित हो रहा है और ऐसा मुझे संदेह है कि क्षितिज गौरा और जिसके पिता दिनेश गौरा जी हैं वो अभी एक वर्तमान पे कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जो कि शासकीय जमीन पर है वो, और बेधड़क स्टेट हाईवे से लगा हुआ सोचिए एक तरह से बलात् कब्जा है और आरक्षित भूमि है, छोटे झाड़ के जंगल है। उसमें अगर इस तरह से किराए का पैसा ले रही है जिससे शासन को बड़ी क्षति हो रही है। और एक मैं पर्यावरण प्रेमी के नाते अगर कहूँ तो यहाँ का जो मूल स्वरूप है मध्य, जो इसका जमीन का स्थल का मध्य स्वरूप वो बिगड़ते जा रहा है, पर्यावरण पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, जिससे यहाँ के आसपास के लोकल जनता जनार्दन को बहुत ही प्रताड़ित होना पड़ रहा है। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जिसमें साहू समाज की लड़की जैन साध्वी बनने जा रही है। दरअसल धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक में रहने वाली 29 साल की मनीषा साहू ने साध्वी बनने का संकल्प लिया है और 28 नवंबर को वो जैन भागवती दीक्षा महोत्सव में दीक्षा लेंगी। आइए सुनते हैं मनीषा साहू के साथ हमारी संवाददाता नेहा केशरवानी की खास बातचीत। तो बता दें कि 28 नवंबर को यहां पर मनीषा साहू जो है वो दीक्षा लेंगी और साध्वी बनने जा रही हैं। उन्होंने साध्वी बनने का संकल्प लिया है। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।